वक्त मैं और मेरी टीम उपस्थित हैं जनपद देवरिया के ITI कॉलेज से 200 मीटर के अंदर पे, जहाँ पे हमको एक लोकेशन मिला है। और यहाँ पर इंजीनियर का दावा है कि कम लागत में और ये भवन बनवा के दे रहे हैं। आइए हम जानेंगे इंजीनियर से कि इस महंगाई भरी दुनिया में, इस महंगाई भरी ज़माने में कैसे ये कम लागत में और इतना बढ़िया जैसे कि ये दावा कर रहे हैं भवन बनाने का, वो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले सर मैं जानूँगा आपका नाम क्या है। सबसे पहले सर आप सभी को धन्यवाद। आज जो मेरा नाम इंजीनियर शुभम सिंह, मैं यही देवरिया लोकल से। ये ज़माने में आप दावा कर रहे हैं कि सबसे बढ़िया लुक में और सस्ते में आपको भवन बनवा के दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये कर रहे हैं। सर ये सबसे पहले देखा जाए तो भवन बनाना आज के लिए जैसे होता है ना कि आम आदमी की बात कि रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी खाने के लिए ही सब लोग वर्क करते हैं। और जाहिर सी बात है समाज अपना एक सुसज्जित है तो वस्त्र धारण करना ही पड़ेगा, लेकिन रहने के लिए मकान होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं खुद एक किराए के मकान में रह चुका हूँ शुरू से, तो हाँ, हालांकि मेरा गांव जो है यहाँ नज़दीक का गांव है और मेरा अपना घर था, लेकिन फिर भी शहर में हमारे माता पिता ने शुरू करके किराए के मकान में हमको रखा। लेकिन हमारा एक इतना मन था कि एक घर बने, तो मैंने तो अपना इसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने अपने घर से की। क्योंकि जब ये कोरोना आया तो कोरोना में मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आ चुका था और जब जॉब के तलाश में था, जॉब भी एक छोटी मोटी कर रहा था, लेकिन फिर ये फील हुआ कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन लगा, ऐसा सिस्टम हुआ, तो उस सिस्टम में आम आदमी अपनी नीड्स को कैसे कंप्लीट करेगा, कैसे पूरा करेगा। तब मैं कहा अपनी माँ से कि और अपने फादर से कि एक घर बन जाए। तो फिर सबसे पहले क्योंकि हमें पब्लिक के दिल में उतरना है, तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले कोई एक्सपेरिमेंट जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले मैंने अपने घर से किया और जो भी अपनी पढ़ाई पढ़ी थी मैंने अपने घर पे ही लगा दी। और फिर जब मेरा घर बनकर तैयार हुआ, कुछ लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को पसंद आया और फिर उनके रेफरेंसेस से और भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे वर्क्स मिलते रहे। तो इसी क्रम में हमें सोंदा में, जो अभी आपने बताया कि ITI के पास, हम सोंदा में इस समय उपस्थित हैं। तो ITI के पीछे सोंदा गांव है। सोंदा गांव में हमारे क्लाइंट हैं श्री अनुराग तिवारी जी, जिनका एक था कि हमें अपना एक घर बनाना है। ये हमारे क्लाइंट हैं अनुराग तिवारी जी, और इनका एक आप देख रहे हैं पीछे, ये बहुत शानदार घर बन रहा है। सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अनुराग तिवारी है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ जी। ये मकान अभी क्या नाम है, इंजीनियर साहब ने बताया कि मकान आप ही का बन रहा है, तो क्या आप कितना इस मकान बनवा रहे हैं, तो कितना आप इससे संतुष्ट हैं, क्या मटेरियल क्या यूज हो रहा है, इन सब बातों से आप कितना संतुष्ट हैं। मैं मकान बनवा रहा हूँ तो इससे 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि इंजीनियर साहब से जो मेरी बात हुई थी सुनी है, उसी हिसाब से वो काम करा रहे हैं। उनके काम में कोई चोरी नहीं है। से ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ तक आपने शिक्षा लिया है, और कब से आपके दिमाग में ये करने का, जैसे कि आप मकान बनवा के दे रहे हैं, ये कब से आपके दिमाग में आ गया। सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है यही अपने गृह जनपद देवरिया जिले से है। मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल इंटर कंप्लीट किया। उसके तत्पश्चात मैं लखनऊ के GNITM कॉलेज से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। और चूँकि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का कॉन्सेप्ट ये था कि मन में पहले कोई इंजीनियर बनने का कॉन्सेप्ट नहीं था। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरा सपना था, सपना हर पल बदलता रहता है। सपना हमारा ये था कि हम पहले अच्छे क्रिकेटर बन जाएं, लेकिन क्रिकेटर नहीं बने। लेकिन बाद में फिर हमारे मामा जी, जो चूँकि यहाँ इसी उत्तर प्रदेश राज्य में अधिशासी अधिकारी सिंचाई विभाग में पोस्टेड हैं, तो उनको मैं देख करके बड़ा हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने हाल ही में 2017 में असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन नेवी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया था, लेकिन कुछ ट्रेजेडीज हुई बॉडी के साथ, तबीयत के साथ, और मैं उसमें नहीं जा पाया। शायद भगवान को, हमारी किस्मत को ये मंजूर था कि हम इंजीनियर ही बने, तो मैं इंजीनियर बन करके और मकान के काम में लग गया। क्योंकि इस महंगाई भरे ज़माने में मकान बनाना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मकान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के डेट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है लोगों के साथ कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर। लोग सोचते हैं कि इंजीनियर रखने का मतलब बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर रखने का मतलब बेवकूफ़ी कभी नहीं होता।
अगर आप लोकल मिस्त्री या ठेकेदार से आप मकान बनवाते हैं, अगर नक्शा ही बन गया उल्टा का पुल्टा, ठीक है, तो उसमें अगर 2 से 4 कॉलम एक्स्ट्रा कर दिया तो लगभग लाख रुपए का खर्च आपका बढ़ जाता है। वही एक इंजीनियर के गाइडेंस में मकान बनता है तो 2 से 4 कॉलम्स कम भी बनते हैं और वो आपका रेफर अच्छा होता है। आपके बैनर में कि एक मकान की लुक दिख रही है हमको, क्या ये मकान इसी के हूबहू आपने बनाया है? जी सर, हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम जब नक्शा बनाते हैं अपने क्लाइंट को एक 3D डायग्राम भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं ताकि दिखे कि ये आपका मकान ऐसा ही बनेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्लाइंट जी श्री अनुराग जी जब इस मकान का कॉन्सेप्ट दिए थे तो उन्होंने बोला था कि ये मकान मुझे मकान बनवानी है और ये मकान बने तो वो मैं एज अ किराएदार पर्पज से बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क था। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये वायर जा रही है, आप देखिए इस मकान के अभी जब आप पीछे से शूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर से वायर जा रही है और बाहर से भी इन्होंने इंजीनियर बुलवाए थे, लेकिन ये मकान वायर के नीचे मकान होना बहुत ही मतलब टफेस्ट काम था, इस काम को अच्छे से संभालना। लेकिन इन्होंने उनका विश्वास हम पर आया और हम इस मकान को बनाने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 3 फ्लैट्स हैं, इस मकान में 3 फ्लैट हैं, 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन। पहला कमरा हमारा देखिए एक फ्लैट का ये कमरा है, कमरे से लगा हुआ अटैच लैट बाथ है, ठीक है। और सारे मेरे वर्क जो होते हैं ये सारे के सारे कॉलम बेसिस पे होते हैं, स्ट्रक्चर बेसिस पे होते हैं। इसमें देखिए ये साखू की लकड़ी के आपके फ्रेम्स मिलेंगे, 2 फ्रेम। ये आपका एक बढ़िया हॉल हो गया, एक कमरा हो गया, किचन हो गया, ठीक है। और ये किचन हो गया और इसके साथ साथ हमने एक वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पर जब मैं छत डालूंगा यहाँ पर एज अ वेंटिलेशन का काम करूंगा। आप काम में फिनिशिंग भी देख सकते हैं, ये फिनिशिंग देखिए, ये फिनिशिंग बहुत शानदार है इस दुकान में। मकान को चारों तरफ देखेंगे तो ये बीम से बंधा गया है, चारों तरफ ये बीम से बंधा हुआ है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास 3 फ्लैट है, एक फ्लैट ये हो गया, एक फ्लैट ये हो गया, एक फ्लैट बगल में है, एक फ्लैट बगल में है। हम बात करेंगे कि चूंकि ये जो स्पेस है, ये स्पेस आपका बहुत ही सकरा है। ये बस इसलिए है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे यहाँ आकर के ये स्टॉप हो रहा है। रोड आप देखेंगे इस मकान के लिए, तो रोड क्योंकि ये लैंड खाली है और जो जिस भी व्यक्ति का ये ज़मीन है, ये अपने ज़मीन में से 6 फीट की रोड इधर छोड़ेंगे और 6 फीट सर ने अपनी छोड़ रखी है, तो 12 फीट की रोड हमें वहाँ से कंप्लीट प्रॉपर वे से मिलेगी। फिर हम आगे आएंगे, 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन इधर भी दिखेगा, एक छोटा सा गलियारा, ठीक है, और एक रूम ये, एक रूम ये, ओके। और चूँकि अभी काम करने के लिए, सामान रखने के लिए एक जगह बनाया गया है जहाँ पर हम इनके सामान रखते हैं। फिलहाल ये मकान का किचन का हिस्सा है। इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे प्रॉपर लगभग 6 बाई 9 का ये बाथरूम है और रूम की साइज आप ध्यान देंगे तो सारे के सारे रूम आपके 13 बाई 11 के 12.5 बाई 10.5 के इस टाइप्स के रूम हैं। हमें 4 फीट यहाँ छोड़ के लाना पड़ा था इसलिए, लेकिन कम जगह में अच्छा हमारे वर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत शानदार स्पेसियस पार्किंग आप देख सकते हैं। ये मटेरियल आप क्या यूज़ कर रहे हैं? मटेरियल मान लीजिए कि जो आपके एजेंट हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, वो तो परमानेंट यहाँ पे रहते नहीं होंगे, तो क्या मटेरियल आप क्या दे रहे हैं? मटेरियल ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको कोई भी मटेरियल ला के यहाँ पे यूज़ कर दे रहे हो? सर बताना चाहेंगे कि जब भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक लिखित दस्तावेज बनवाते हैं, ठीक है, जो कि सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें हम मटेरियल में जो भी कंक्रीट का काम होता है, कंक्रीटिंग वर्क आप देखेंगे तो आप ध्यान देंगे सर आपके पास वो अल्ट्राटेक का पूरा है। कंक्रीट में हम अल्ट्राटेक लगाते हैं और कंक्रीट मतलब जिसमें गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया यूज हो रहा है वहाँ पर हम अल्ट्राटेक लगाते हैं, ढलैया वाला काम। और जहाँ पर हम प्लास्टर और चिनाई करते हैं वहाँ पर हमारा फिल्म चैंपियन है, बिरला सम्राट है, इस टाइप के हम सीमेंट का यूज करते हैं। कि मटेरियल के बारे में हमको जानकारी दी, तो इस हिसाब से तो लागत बहुत ज़्यादा पड़ जाता होगा आपका? सर अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो लागत जाहिर सी बात है महंगी होगी ही। इसलिए महंगी होगी क्योंकि सर हमारा जो क्षेत्र है नदी से बहुत दूर है और
मटेरियल की कास्टिंग कभी भी बढ़ती है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए। बालू जो है, बालू बहुत दूर से आता है, बिहार सोन नदी से बालू आएगा, तो बालू कभी भी महंगा ही मिलता है। गिट्टी चौपन उपन से आती है, झांसी से, रीवा से, डाला से, तो हमें गिट्टी भी महंगी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद हमें ये ध्यान देना है कि भाई क्लाइंट है, क्लाइंट को हमें सेटिस्फाई भी करना है और मकान उसका प्रॉपर में बन भी जाए। इसलिए आज के समय सब लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मकान, क्योंकि ये जो मकान का एरिया है ये लगभग आपका 2400 स्क्वायर फीट का मकान है, जिसमें 3 BHK आपके मैं बना करके दे रहा हूँ, एक साथ में पार्किंग दे रहा हूँ। तो अगर आपको देखा जाए तो ये मकान की लागत आज के समय में लोग एक्सपेक्ट कर सकता है कि 80 से 90 लाख 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि मैं जो मकान बना के देता हूँ इसमें स्ट्रक्चर कंप्लीट करके, कॉलम्स बना करके, वॉल बना करके, प्लास्टर, पुट्टी, पेंट, बिजली की वायरिंग, झिर्री, पाइप, प्लम्बिंग सब कुछ करके, डोर दरवाजे पेंट शेंट करके, ग्रिल, लोहा, गेट सब दे करके, टाइल्स, मार्बल, मतलब A to Z आपका हर एक काम फिनिश करके ही मैं ये काम देता हूँ। बस मुझे क्योंकि कुछ चीज़ कैलकुलेटिंग नहीं होती है, जिसमें मैं अलग से क्लाइंट से मिट्टी लेता हूँ, जो भी सॉइल्स भरी जाएंगी आपकी प्लिंथ में, उसके लिए हमें अलग से चार्जेस लेना पड़ता है। और सेप्टिक टैंक जो बन रहे हैं मकान के वो अलग से बनते हैं, सेप्टिक टैंक का जो चार्ज रहता है वो अलग से उनको देना होता है। और जब भी सीढ़ी जो बनेगी तो सीढ़ी के ऊपर जो रूम बनता है, मुंटी रूम जिसको बोलते हैं, जो पानी ना आवे, उसका चार्ज अलग से। ये 3 चीज़ें हम अलग से लेते हैं क्लाइंट से, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें इंक्लूड रहती है और कुछ इन्हें नहीं देना है। हाँ, इसके बाद अगर हमारा जितना एरिया का कॉस्ट आ रहा है उसके बाद अगर कोई वो अलग से काम कराते हैं तो उसका चार्ज उनको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे वर्क में ये जो अलमीरा बन रही है, क्योंकि आज का दौर है, अलमारी के लिए कोई बहुत नहीं है इस समय, लोग अलमारी नहीं बनवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज के डेट में जो अलमीरा बन रहा है, आज के डेट में बनवाना चाह रहे हैं तो इसकी कॉस्ट भी अलग से पड़ती, लेकिन चूंकि अब कुछ कहीं कहीं नेगोशिएशन हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, इस वजह से इसे छोड़ दिया जाता है। ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग इस मकान की 1725 रुपये स्क्वायर फीट, थोड़ा सा नेगोशिएशन किया जा सकता है। और आप देखेंगे तो लगभग 40 लाख के आसपास ये मकान की कॉस्टिंग पहुंची। आप देख सकेंगे कि क्योंकि ये जो साइड का काम है, साइड पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देवरिया में चाहे लोकल क्षेत्रों में ये होती है कि इंजीनियर रेगुलर नहीं पहुंचते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार उनका विजिट होता है, काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा कहीं पर, स्पेशली मेरे प्लॉट पे, कि मैं यहाँ पर दिन में 2 से 3 बार आ जाता हूँ। अब ये मत कोई सोचे कि काम नहीं है, काम बहुत है, क्योंकि मुझे काम फिनिश पसंद है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि काम मुझे तो हाथ से करना नहीं है, मैं तो फावड़ा कुदा उठाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने भी अपने आदमी को, अपने ठेकेदार साहब को लगा रखा है, और जो कि मैन पावर यहाँ पर सप्लाई करते हैं और चीज़ों को सुव्यवस्थित करते हैं। तो हमारे जो ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार आपको बताएंगे कि किस टाइप से कितने आदमी लगा रखे हैं और कैसे काम करा रहे हैं। ठेकेदार साहब समझाएंगे कि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं और किस हिसाब से ये काम करा रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिनंदन चौहान है। यहाँ पे क्या नाम है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और किस हिसाब से आप काम करा रहे हैं? जैसे यहाँ तो हमेशा 8 लोग 9 लोग काम करते हैं। जैसे काम का स्पीड बढ़ता है, कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे से चाल मिलता जाता है, सब काम करते हैं। आप यहाँ पे काम करा रहे हैं, मजदूर हैं, तो क्या कभी पेमेंट को लेकर के या फिर और भी बहुत सारी समस्या आपके पास आ जाती होंगी, तो उसको आप कैसे क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे इंजीनियर साहब है, हम अगर जो मान लीजिए समय से उनके पास नहीं पैसा, लेकिन समस्या कोई आती नहीं, हम लोग को हमेशा पेमेंट अपने हिसाब से मिल जाता है। हम लोग अगले ही टारगेट बना के चलते हैं कि इतना दिन में इतना पैसा देना है। तो इंजीनियर साहब भी रखते हैं, हम भी रखते हैं कि मान लीजिए अचानक उनके पास ना पैसा हो तो हम अपने पास ही पेमेंट कर दें, लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आती है हम लोग के पास। अक्सर ऐसा देखने को या सुनने को मिल जाता है कि इंजीनियर हो या ठेकेदार हो कि मजदूरों का पैसा लेके ही भग जाते हैं, या ऐसा कोई आपके साथ समस्या? हमारे पास स्टाफ पूछ किसी का 1 चौवनी बाकी हम लोग एडवांस भी रखते हैं लेबर के। हमारे लेबर नहीं खुश रहेंगे तो हम कहाँ से काम करा पाएंगे? साहब ने बताया था इस मकान के बारे में, मटेरियल के बारे में, तो मटेरियल क्या यूज हो रहा है और क्या आप उस मटेरियल से संतुष्ट हैं? जो मेरा और इंजीनियर साहब के बीच में कांटेक्ट हुआ था, उस कांटेक्ट के हिसाब से वही मटेरियल यूज हो रहा है, और मैं इंजीनियर साहब के काम से और उनके मटेरियल से दोनों से 100% संतुष्ट हूँ। जी, ये बताइए कि आपने क्या सोच के इंजीनियर साहब को इस काम के लिए हायर किया था? क्या पहले से ही आप परिचित थे या फिर उनके काम को, उनका व्यवहार कैसा है इस कार्य को लेके? इंजीनियर साहब से मेरा कोई भी पुराना परिचय नहीं था, ना मैं उनको जानता था। मुझे अपनी मकान बनवानी हुई, 1-2 लोगों से मैंने सुझाव मांगा कि इसको इंजीनियर को रखा जाए, कैसे बनवाया जाए। उसी में एक आदमी ने इनका नाम सजेस्ट किया
कि एक इंजीनियर है शिवम सिंह, आप उनसे मिलिए। मैं इनके नंबर से कांटेक्ट किया और इनसे जब मिला तो इनकी बातें बहुत अच्छी लगी और एज ए फ्रेंडली ये बात करते हैं और फैमिलियर टाइप की बातों को सजेशन देते हैं, मकान वगैरह चाहे किसी चीज़ के लिए। इनकी बातों से संतुष्ट होकर मैंने काम इनको दिया। मुझे बहुत डर था कि ये नए हैं, काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ ये था कि ये कहीं धोखा ना दे दे, कहीं गलत ना हो जाए मेरे साथ। लेकिन जब इन्होंने काम अपना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई का काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। और मैं भविष्य में इनके लिए शुभकामना देता हूं कि जो भी बनवाए मकान, एक बार शिवम सिंह से संपर्क करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी जगह में इन्होंने 3 फ्लैट कितना बढ़िया निकाला है 2 BHK का। और मेरे अमृता सदन को इन्होंने अपने हिसाब से मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया है। आप इसको नक्शे में भी देख सकते हैं। ये जब मकान बनवाते हैं तो क्लाइंट को क्या क्या मकान में प्रोवाइड करते हैं? सर, मकान जैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो कभी भी, चूँकि ये गवर्नमेंट टेंडर तो है नहीं कि हम आज 5 साल के लिए बनवाए और फिर बजट आ जाएगा फिर बनवाएंगे। क्योंकि ये मकान है, एक आशियाना है, सपनों का आशियाना होता है सभी के लिए। तो मकान जब बनता है तो मेरी रहती है कि मकान ऐसी बने कि जो कम से कम फर्स्ट मेंटेनेंस करने के लिए 60 साल की एज वो ले, अच्छे से ले। ठीक है, तो मकान बनाने में मैं, आप जैसे दिख रहा है कि सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर पर ध्यान देता हूँ। फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मिल जाए, वॉल मिल जाए। मकान जब मैं बनाता हूँ तो उसमें करके आपका फ्रेम, डोर फ्रेम, आपको सागवान ले देता हूँ। अंदर जो कमरे में जो पल्ले रहते हैं वो वाटरप्रूफ छाई के रहते हैं। उसके बाद मकान फुली पेंटेड रहेगा, जो पट्टी वाली पीओपी थी वो, और हर एक रूम के बेडरूम के एक वॉल पर वॉलपेपर लगा करके, साथ में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, टाइल्स, जिस जगह पर ज़रूरत पड़ता है मार्बल, वहाँ मार्बल है, जहाँ टाइल्स है वहाँ टाइल्स है, और स्विच बोर्ड, ज़रूरत पड़ने पर इन्वर्टर के वायर, जहाँ कनेक्शन चाहिए वो सब चीज़ें। मकान में बहुत कम लोग होते हैं जो लोहे का गेट भी देते हैं। मैं यहाँ पर 25,000 रुपये तक के लागत तक का एक बढ़िया लोहे का गेट भी देता हूँ। और खिड़की में आपके जाली वाले पल्ले, मच्छर ताकि ना आ पाए, शीशा लगा करके, ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ में मैं ऊपर की छत के ऊपर जब बनेगा तो बाउंड्री वॉल बना करके ये मतलब मेरी तरफ दी जाती है। मैं अलग से जो है वो सिर्फ मिट्टी लेता हूँ, क्योंकि मिट्टी कैलकुलेटिंग नहीं होती है, और सेप्टिक टैंक है वो हो गया, और जो सीढ़ी के ऊपर का रूम जो बनता है, मुमटी रूम, उसका जो भी कॉस्ट आता है वो अलग से रहता है। और अलग से अगर करना है तो इस जो हमारा एक एस्टिमेटेड एरिया है, उस एरिया के बाद वाले जो भी अदर वर्क रहेंगे तो अदर वर्क का अदर से चार्ज पे होगा। लेकिन कोशिश ये रहती है कि कम बजट में एक अच्छा साशियाना जो मजबूती तरीके से 60 साल तक टिक सके, वो मकान बन जाए, बस। बात इंजीनियर शिवम सिंह जी से हुई, जो कि सिंह आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन के ऑनर हैं, और इन्होंने बताया कि इस महंगाई भरे ज़माने में कैसे ये मकान को प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये देवरिया वासियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, जो आप यहाँ से इंजीनियर साहब से मिलके आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं।